की जाए। हाँ जी भाई साहब। मंगलाचरण कौन करेगा आज? मैं करूँ भाई साहब? हाँ करो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सविसाहुणम्। परीक्षा में ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भाषादि विपर्ययः इति वक्षेतयो लक्ष्मण सिद्धमल्पम लगीयसा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शुद्ध, अच्छा मंगलाचरण किया। अब हम कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने परीक्षा मुख के आधार से प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण पढ़ा था और वो लक्षण था, सबको याद होगा, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसका उत्तर है विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। विशदम प्रत्यक्षम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। विशद माने निर्मल, स्पष्ट। बहुत से लोग कुछ और प्रत्यक्ष का मतलब समझते हैं, समझाते हैं, पर वो सही नहीं है। जैसे नैयायिक कहते हैं कि सन्निकर्ष का नाम प्रत्यक्ष है, लेकिन वो हमने चर्चा कर चुके हैं कि वो सही नहीं है। नैयायिक क्या कहते हैं? सन्निकर्ष प्रत्यक्ष है। सन्निकर्ष किसे कहते हैं? इंद्रियार्थ संबंध सन्निकर्ष। इंद्रिय और अर्थ के मिलन को सन्निकर्ष कहते हैं, और वो जैन दर्शन में मान्य नहीं है। ऐसे ही बौद्ध दर्शन वाले कहते हैं कल्पना पूर्णमभ्रांतम प्रत्यक्षम, कि जिसमें कोई कल्पना ना हो, कल्पना से अपूर्ण माने रहित अभ्रांत ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो कल्पना पूर्ण का मतलब, कल्पना का अर्थ वहां पर विकल्प है, भेद है। तो जैन आचार्यों ने इस लक्षण को भी सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान कल्पना पूर्ण होगा, कल्पना से रहित होगा, विकल्प से रहित होगा, भेद से रहित होगा, वो तो व्यवसायात्मक ही नहीं होगा, वो तो निर्णयात्मक ही नहीं होगा। वो तो प्रमाण कैसे कह सकते हैं? क्योंकि प्रमाण को निर्णयात्मक होना जरूरी है, और जो निर्विकल्प ज्ञान है वो निर्णयात्मक नहीं होगा। इसलिए उसे जैन आचार्यों ने प्रमाण नहीं माना है। ठीक है ना? याद रखना, बौद्ध लोग, बौद्ध कहो, सौगत कहो, तथागत कहो, ये सब पर्यायवाची है। बौद्ध लोग ऐसे ही पदार्थ और प्रकाश को ज्ञान का कारण कौन मानते हैं? वो भी बौद्ध। ऐसे ही बहुत सारी बातें और भी है। जैसे प्रमाण का लक्ष्य कई दफे ऊपर ऊपर से देखने में ठीक लगता है, पर वो सही नहीं होता है। जैसे बौद्ध लोग एक और वाक्य बोलते हैं, अविसंवादी ज्ञानम प्रमाणम, कि जो ज्ञान अविसंवादी हो उसे प्रमाण कहते हैं। ऊपर से देखने पर तो परिभाषा में कोई दोष नहीं दिखाई देता, बहुत अच्छी लगती है, फर्स्ट क्लास परिभाषा है, हमको भी मान्य है। जिस ज्ञान में कोई विसंवाद न हो वही ज्ञान प्रमाण है, इसमें हमको क्या आपत्ति हो सकती है?
लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि विसंवाद का मतलब बताओ, तो वो जो बताते हैं उससे पता चलता है कि वो गलत कह रहे हैं। वो क्षणिक जानने वाले ज्ञान को ही, जो लोक के पदार्थों को क्षण भंगुर जाने, वो ज्ञान अविसंवादी है ऐसा मानते हैं। जो ज्ञान नित्यानित्य जाने वस्तु को, उसे वे अविसंवादी ज्ञान नहीं मानते। ऐसे कुछ बातें औरों की है, सामान्य बातें है, आपको ऐसे ही बताई। लेकिन यहाँ तो प्रकरण ये चल रहा है कि वास्तव में प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। तो बहुत साफ साफ कहा कि जिस ज्ञान को किसी की जरूरत ना हो, ना इंद्रियों की, न पदार्थ की, न प्रकाश की, न गुरु जी की, न किताब की, न उसे अपने किसी दूसरे ज्ञान की। ये गजब की बात है। जैसे एक सामने बोर्ड पर लिखा है कमल, उस कमल शब्द का अर्थ जानने के लिए मैंने जो पहली क्लास में वर्णमाला पढ़ी थी, उस ज्ञान का सहारा चाहिए, तभी मैं वो कमल शब्द का अर्थ जान सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं जान सकता। अगर मुझे हिंदी नहीं आती है तो मैं नहीं जान। अगर अंग्रेजी में लिखा होता लोटस, तो मैं क्या करता, नहीं पहचानता, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं पता। लोटस शब्द का मीनिंग वही जान सकता है जिसने पहले अंग्रेजी सीखी हो। तो प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, एक बार फुल एंड फाइनल फिर सुन लो, बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, जो ज्ञान विशद हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। विशद अर्थात निर्मल, स्पष्ट, स्वतंत्र, असहाय, स्वाधीन को ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान को किसी की भी सहायता की जरूरत ना पड़े, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। ये एक बहुत गजब की बात है। ज्ञान की स्वाधीनता सिद्ध होती है, ज्ञान पराधीन नहीं होता। और इसी प्रसंग में उन्होंने परमत में आई हुई उन बातों का निराकरण किया जो ऐसा मानते हैं कि पदार्थ ज्ञान का कारण है, प्रकाश ज्ञान का कारण है, गुरु ज्ञान का कारण है, शास्त्र ज्ञान का कारण है, शब्द ज्ञान के कारण है। सब का निराकरण हो गया। वास्तव में ज्ञान का कारण कोई नहीं है। ज्ञान का कारण तो स्वावरण चेयोपम लक्षण योग्यता है। ये आगे बताएंगे। अब हम थोड़ा सा आपको दो चार सूत्र और जरा से मैं दिखाता हूँ। देखो, हम परीक्षा मुख का मैंने कल आपको 8वां सूत्र तक हमने पढ़े थे। 9वां सूत्र आपको पढ़ के दिखाना जरूरी है। इनको दिखाओ भैया, कुणाल भैया, इनको 9वां सूत्र दिखाना परीक्षा मुख का। सब लोग देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। स्वावरण चेयोपम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। स्वावरण चेयोपम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। के कौन ज्ञान किस ज्ञेय को जानेगा, इसकी व्यवस्था कौन करता है। व्यवस्थापयति, कहा व्यवस्थापयति, कौन व्यवस्था करता है। कथम व्यवस्थापयति, ये व्यवस्था कैसे होती है। बौद्ध लोग तो कहते हैं कि यदि ज्ञान घड़ी से उत्पन्न होता है तो घड़ी को जानता है, पेन से उत्पन्न होता है तो पेन को जानता है। लेकिन जैन आचार्य कहते हैं कि ज्ञान
न पदार्थ से उत्पन्न होता है, न पदार्थों के आकार होता है, पदार्थों की उसे कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? पदार्थ ज्ञान के कारण क्यों नहीं है? प्रकाश ज्ञान का कारण क्यों नहीं है भैया? लाइन याद रखो इनकी, मैं आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं सुना रहा हूं, इनकी लाइन में मुझे आनंद आता है। पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण क्यों नहीं है? तो शॉर्ट एंड स्वीट, लंबा उत्तर नहीं चाहिए। न्याय में लंबा उत्तर नहीं चलता, छोटा चाहिए लेकिन खरा चाहिए। पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर है क्योंकि उनमें अन्वय व्यतिरेक का नियम नहीं घटित होता। बस खेल खत्म। इतने में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। आपको एक ही इम्पोर्टेंट बात बोलनी है, पदार्थ ज्ञान का कारण क्यों नहीं है, प्रकाश ज्ञान का कारण क्यों नहीं है? तो आपको एक ही उत्तर देना है, क्योंकि उनके साथ अन्वय व्यतिरेक का नियम घटित नहीं होता। दैट्स ऑल। बस इतनी सी बात कहना है। तो फिर कैसे व्यवस्था होती है? तो 9वां सूत्र देखो आप, बहुत गजब का। स्वावरण चेयोपम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। ये एक अत्यंत अत्यंत अत्यंतिकारी सूत्र है, बहुत गजब का सूत्र है। कौन ज्ञान किस ज्ञेय को जानेगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी भाई? तो कहते हैं जब जिस आवरण का क्षयोपम होगा तब वह पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बन जाएगा। और उदाहरण दे के समझाया कि कैसे नहीं है पदार्थ और प्रकाश ज्ञान का कारण। तो कहा कि देखो, बाल है, बाल का ज्ञान नहीं हुआ। मच्छर नहीं है और मच्छर का ज्ञान हो गया। प्रकाश है फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा, प्रकाश नहीं है फिर भी ज्ञान हो रहा है। केशोंडुक ज्ञानवत नक्तंचर ज्ञानवत, कमाल कर दिया। जिस दिन अभी जो बच्चे सुन रहे हैं ना, उनको अभी महिमा नहीं आएगी, इसको थोड़ा रखो अपने पास में। थोड़े दिन बाद जब बुद्धि परिपक्व होगी तो आनंद आएगा अद्भुत। इसमें अभी गहराई से डूबोगे जिस दिन इसका आनंद आएगा। अभी तो बहुत कक्षाएं चल रही है, परीक्षा का लोड है, सब बातें हैं, पर फिर आनंद आएगा अद्भुत। स्वावरण चेयोपम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। बहुत बढ़िया सूत्र है। और इसके बाद में एक बहुत सुंदर प्रकरण आता है, वो प्रकरण है सर्वज्ञ सिद्धि। ये भी बहुत बढ़िया प्रकरण है। सर्वज्ञ क्या होता है, इसकी बहुत जबरदस्त सिद्धि की गई है, पर अभी हमारे पास में समय नहीं है। लेकिन आप इतना समझ लो कि ज्ञान है तो वो निरावरण जब होगा, शुद्ध जब होगा, जब ज्ञान पे से सारे आवरण हट जाएंगे, जब ज्ञान में से सारे रागादि दोष निकल जाएंगे। दोष आवरण, दोष और आवरण, दोष का मतलब दोषहा रागादयो, आवरणम ज्ञानावरणादि। ज्ञानावरणादि को आवरण कहते हैं। द्रव्य कर्म का नाम आवरण है, भाव कर्म का नाम दोष है। जब द्रव्य कर्म और भाव कर्म हट जाएंगे तो ज्ञान पूर्ण होगा, शुद्ध होगा और सर्वज्ञता उसमें प्रकट होगी। ये इसमें गजब की बात कही गई है।
समय मिलेगा तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमें अपना कोर्स पूरा करना जरूरी है। इसलिए अब हम तीसरे परिच्छेद पर चलेंगे। तीसरे परिच्छेद में परोक्ष प्रमाण का वर्णन है। कुणाल भैया, आज मैंने आपको जो वो भेजा था जैन न्याय का प्राथमिक परिचय, उसको एक बार स्क्रीन पर सबको दिखाओ। बहुत अच्छी चीज है, सबको देखना जरूर। आज मैं आपको एक छोटा सा, देखो ये एक 4 पेज का आर्टिकल है। अगर किसी ने इन 4 पेज को मन लगा के पढ़ लिया, बस इसे ही 5 बार पढ़ लो, ये जो 4 पेज है इसको आप 100 पेज की किताब समझो, और इस 4 पेज को आप 4-6 बार 5 बार पढ़ो तो आपको न्याय के पंडित बन जाओगे। बहुत बढ़िया सारग्राही ढंग से पूरे न्याय का इसमें परिचय शॉर्ट एंड स्वीट दिया है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अभी तो इसमें जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये चार्ट है। आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट को थोड़ा सा आप अपनी स्क्रीन पर हाईलाइट करके देख सकते हो। ये केवल मुझे सिर्फ चार्ट दिखाना था आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये वाला चार्ट देखो, प्रमाण का के कितने भेद प्रभेद है, ये वाला आपको जरूर सबको ध्यान रखना है। तो आप कभी भी भ्रमित नहीं होंगे, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो प्रमाण, ऊपर ही ऊपर क्या लिखा है, प्रमाण। प्रमाण के कितने भेद हैं? प्रमाण के मूल भेद 2 ही होते हैं, भूलना नहीं कभी भी। जैन दर्शन में प्रमाण के कितने भेद हैं? 2 ही है, 1 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, केवल 2 है। 2 है। और जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं और दोनों भारी होते, मजबूत होते हैं, प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, परोक्ष भी तुल्य बल वाले होने से द्वंद्व समास है। प्रत्यक्षम परोक्षम च, द्वंद्व समास कहाँ होता है? क्या तुल्य बल हो। देखो ये और एक गजब की बात है। प्रत्यक्ष, कोई आपसे पूछे प्रत्यक्ष ज्यादा बलवान है या परोक्ष, तो आप चक्कर में मत पड़ जाना, प्रत्यक्ष बलवान है ऐसे मत बोलना। जितना बलवान जैन दर्शन में प्रत्यक्ष को माना है, उतना ही बलवान परोक्ष को भी माना है। तुल्य बल वाले हों तभी द्वंद्व समास बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर इसमें क्या खास बात है? प्रत्यक्ष प्रमाण 2 तरह का है, सामव्यवहारिक और पारमार्थिक। सामव्यवहारिक का मतलब आपको कल बताया था, इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम देशतो विशदम सामव्यवहारिकम, के जो इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि वो लोक में समीचीन व्यवहार का कारण बनता है। और ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष के कितने भेद है? 1 भी बोल सकते हैं और 4 भी बोल सकते हैं। 1 बोलना हो तो मति ज्ञान बोलो। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष के कितने भेद है? 1 भी बोल सकते हैं और 4 भी बोल। 1 बोलना हो तो मति ज्ञान, और 4 बोलना हो तो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। ये 4 सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। जब सर्वप्रथम इंद्रिय और अर्थ का मिलन होता है तो इंद्रियार्थ समनंतर समुत्थ सत्तावलोचन ग्राही, इंद्रिय और पदार्थ के मिलन पर जो सत्तालोचन मात्र ज्ञान होता है उसको अवग्रह कहते हैं। और विशेषाकांक्षणम इहा, और उसके बारे में जो विशेष जानने की अभिलाषा होती है
उसको कहते हैं ईहा। और अवाय, अवाय माने निर्णय, वो क्या है ऐसा निर्णय कर लेना, ये अवाय है। और कालांतर अविस्मरण योग्यता धारणा, कालांतर में नहीं भूलना, इसका नाम धारणा है। इसको एक उदाहरण से आपको समझना समझाना चाहिए ताकि अच्छा समझ में आए। कैसे कि जैसे समझो मैंने ऊपर आसमान में देखा तो मुझे कुछ दिखाई दिया, तो मैंने सोचा ये क्या है उड़ रहा है, ये रुमाल है कि ये बगुला है। जो पहले कुछ कुछ उड़ रहा है, कुछ है, इसका नाम अवग्रह है। क्या उड़ रहा है, ये ईहा, अरे नहीं ये तो बगुला ही है, इसका नाम अवाय। और फिर वो पक्का रह जाना मन में ज्ञान में कि बाद में ना भूल सकें, इसका नाम है धारणा। ऐसे करके साम्यवहारिक प्रत्यक्ष के 4 भेद होते हैं। ठीक है, आनंद आ रहा है। रूखा विषय है पर बहुत काम का विषय है, तोता मैना की कहानी नहीं बालको। चलो, पारमार्थिक, पारमार्थिक प्रत्यक्ष क्या होता है देखो। पारमार्थिक रियली, पारमार्थिक माने साम्यवहारिक माने फॉर्मल, पारमार्थिक माने रियल। पारमार्थिक प्रत्यक्ष 2 तरह का, एक विकल्प प्रत्यक्ष, एक सकल प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष फिर 2 तरह का, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान, और सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। इनकी सबकी चर्चा हम जब हमने पहले दिन तत्वार्थ सूत्र के आधार से प्रमाण के भेद प्रभेद पढ़े थे, तब मैंने आपको सब उदाहरण दे देकर अवधि ज्ञान क्या होता है, मने पर्याय ज्ञान क्या होता है, वो सब आपको, सबका मतलब आपको अच्छे से समझाया था। अब हम थोड़ा परोक्ष की पास बढ़ते हैं। परोक्ष प्रमाण अब हमको थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि अभी तक हमने उसके बारे में जरा सा भी नहीं पढ़ा है। देखो, परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, तो परोक्ष प्रमाण की परिभाषा आई है परोक्षम इतरत। प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा थी, प्रत्यक्ष की परिभाषा थी कि जो विशद हो वो प्रत्यक्ष है, और परोक्ष की परिभाषा है जो अविशद हो, अनिर्मल हो। जितने भी प्रत्यक्ष के वाचक शब्द है उन सबको उल्टा कर लेना। जैसे प्रत्यक्ष में कहा जो स्वाधीन हो, जिसको किसी की सहायता की जरूरत न हो, और परोक्ष माने जिसे किसी की सहायता की जरूरत हो, जो पराधीन हो, वो परोक्ष है। ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि विकल और सकल का क्या मतलब है। पारमार्थिक के 2 भेद बताए, विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो विकल और सकल माने क्या, विकल का मतलब अनिर्मल नहीं, विकल माने गलत नहीं, विकल माने अस्पष्ट नहीं। ऐसे नहीं कि विकल माने बुरा और सकल माने अच्छा, ऐसा मतलब नहीं है। विकल और सकल का लक्षण क्या दिया है शास्त्र में, कतिपय विषयम विकलम। विकल किसे कहते, केवल, केवल ज्ञान में सकल प्रत्यक्ष में और विकल प्रत्यक्ष में जरा सा अंतर है। वो इतना सा है, जो सर्व पदार्थ विषयम सकलम, कतिपय पदार्थ विषयम विकलम, बस इतना फर्क। केवल ज्ञान सर्व पदार्थों को जानता है, और अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान वो कुछ पदार्थों को जानते हैं। बस इतना सा फर्क है, और कोई गड़बड़ नहीं है, इतनी सी फर्क है बस।
और कोई ऐसे नहीं है कि वो कमजोर है। ये बात आप बराबर अच्छे से समझो, प्रत्यक्ष परोक्ष बलवान है, दोनों बराबर, विकल सकल दोनों बलवान है, कोई कमजोर नहीं है। प्रमाण कोई सा भी हो वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, वो समीचीन है, निर्दोष है, कोई भी प्रमाण कमजोर नहीं है, अपनी अपनी जगह सब बलशाली है। अब देखो प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण का स्वरूप पढ़ते हैं थोड़ा सा। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, 5 भेद है, इनको याद कर लो सब लोग। परोक्ष के 5 भेद है, क्या नाम उनका? स्मृति, सूत्र है परीक्षा मुख में, प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्कानुमानागम भेदम। परोक्ष प्रमाण के 5 भेद है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये इसके वो है। तो देखो क्या कहा, गजब की बात। अब इन 5 की परिभाषा आज मैं बता रहा हूं आपको, जल्दी जल्दी सब बता रहा हूं, आप इनको दोबारा सुन सुन के रट के मजबूत करो। स्मृति किसे कहते हैं? उत्तर, स्मृति किसे कहते हैं? इसका उत्तर, संस्कारोद्बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति। जो संस्कार के जागृत होने का नाम स्मृति है। पूर्व प्रत्यक्ष का संस्कार जब जागृत होता है, ये वो है, ऐसे जो याद आता है उसको स्मृति कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? देखो मुझे ये सब परिभाषाएं याद हैं, मैं देखो वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे आपको सबको मजबूत बनना है बहुत अच्छे से। तो प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? जब दर्शन और स्मरण का जोड़ हो जाए तो उसका नाम प्रत्यभिज्ञान है। प्रत्यभिज्ञान का मतलब है तुलनात्मक ज्ञान। अगर मैं सिंपल शब्द में आपको बताऊं तो प्रत्यभिज्ञान का मतलब क्या? तुलनात्मक ज्ञान। देखो क्या, एक बार फिर सुनो जरा। स्मृति माने क्या? पहले पुराने ज्ञान का याद आना, पुराने देखे का याद आना, भूतकालीन का ज्ञान, वो स्मृति है। प्रत्यभिज्ञान क्या है? कि जो पूर्व का है, भूतकाल का है और वर्तमान का है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो जोड़ है, उसका नाम है प्रत्यभिज्ञान। दोनों भूत काल और वर्तमान का जोड़, उसका नाम प्रत्यभिज्ञान है। क्या होता है प्रत्यभिज्ञान? देखो देखो, स्मृति क्या होती है कि जैसे हमने कहीं पर कोई चीज देखी, कोई पहाड़ देखा, कोई तालाब देखा, कोई पेड़ देखा, कोई मनुष्य देखा, और वो हमको याद आया, वो तालाब, वो झरना, वो पहाड़, वो मनुष्य, वो महिला, वो पुरुष, ऐसे हमें जो याद आया, इसका नाम है स्मृति। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है कि हमने अभी कोई चीज देखी और फिर हमको वो पुरानी भी याद आ गई, तो अभी देखी हुई चीज से हमने पुरानी चीज को कंपेयर किया, अरे वो तो बहुत अच्छी थी, ये तो कम अच्छी है। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, या ये भी उल्टा भी हो सकता है कि अरे ये तो बड़ी खराब है, वो तो बहुत अच्छी थी, या वो तो बड़ी खराब थी, ये बहुत अच्छी। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, वो बड़ी थी, ये छोटी है, वो छोटी थी, ये बड़ी है, वो अच्छी थी, वो महंगी थी, वो सस्ती थी, वो मोटी थी, वो पतली थी, ये ऐसी है।
ऐसे जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं तो उसका नाम हो गया प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान, अभिज्ञान, अभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान शब्द कैसे बना? प्रति प्लस अभिज्ञान। अभिज्ञान का मतलब क्या होता है? पहचानना। एक अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक लिखा है कालिदास ने, तो उसका नाम अभिज्ञान क्यों लिखा है? कि वो अंगूठी को देखकर शकुंतला की याद आ जाती है उसे। देखो, ये प्रत्यभिज्ञान है। प्रत्यभिज्ञान क्या हुआ? प्रत्यभिज्ञान कहो, अभिज्ञान कहो, एक ही बात है। राजा दुष्यंत अंगूठी को देखता है और अंगूठी देखा क्या? सामने क्या है वर्तमान में? वर्तमान में अंगूठी है। याद क्या आ गया? वो पुरानी घटना, जब उसने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था, उसे वो घटना याद आ गई। तो ये जो वो पुरानी घटना याद आई वर्तमान में अंगूठी देखकर, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यभिज्ञान, अभिज्ञान, ये मतलब है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य की परिभाषा पढ़ते हैं ना, वहां भी शब्द आता है प्रत्यभिज्ञान के हेतुभूत द्रव्य को द्रव्य कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान माने जो कल था वही आज है, जो पूर्व पर्याय में था वही आज है, ये प्रत्यभिज्ञान हुआ। ऐसे ये बहुत गजब की बात है। तो आपको समझ में आया? पहला है स्मृति, दूसरा क्या है? प्रत्यभिज्ञान। स्मृति के बाद दूसरा क्या? प्रत्यय। स्मृति किसे कहते हैं? संस्कारोद्बोध निबंधनात् अदित्याकारा स्मृति। प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। संकलन, संकलन माने जोड़ना, उसका नाम प्रत्यभिज्ञान है। तो ये दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। तीसरा भेद क्या है? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क। तर्क तीसरा क्या है? तर्क। तर्क का क्या मतलब होता है? तर्क की परिभाषा सुनो। व्याप्ति ज्ञानम तर्क। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अब ये इसको अच्छे से समझ, इनको सबको जरा अच्छे से पढ़ लो सबको। देखो ये इधर भी ये परीक्षा मुख भी स्क्रीन पर लगाया है, इसमें सब चीजें वही चीजें है। मैंने जो चार्ट एक दफे आपको क्लियर हो इसलिए शुरू से लगाओ, जरा पहला सूत्र से लगाओ। देखो एक नजर डल जाए, एक नजर हम डाल लेते हैं। परोक्षम इतरात। परोक्षम इतरात क्या मीनिंग हुआ? कि इतरत माने उल्टा, जो प्रत्यक्ष से उल्टा है उसे परोक्ष कहते हैं। फिर दूसरा सूत्र देखो, प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्कानुमानागम भेदम। वेरी गुड। देखो कितना अच्छा अंडरलाइन करके आपको दिखाया। प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्कानुमानागम भेदम। परोक्ष ज्ञान के, परोक्ष प्रमाण के 5 भेद है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी है, इस सूत्र को अच्छे से समझो। इस परोक्ष ज्ञान 5 तरह का होता है, लेकिन सब प्रत्यक्ष आदि निमित्तम। प्रत्यक्ष आदि निमित्तम माने उनको आदि में, निमित्त माने सहायता, आदि माने स्टार्टिंग, शुरुआत में पहले प्रत्यक्ष की सहायता की जरूरत होती है। बिना प्रत्यक्ष के कुछ नहीं होगा। प्रत्यक्ष पूर्वक स्मृति होगी, प्रत्यभिज्ञान होगा, तर्क होगा, अनुमान होगा, आगम होगा,
सब प्रत्यक्ष पूर्वक होंगे, प्रत्यक्ष के बिना नहीं होंगे, ये याद रखना। प्रत्यक्ष के, जैसे मैं ये कहूं कि मुझे याद आ रही है और आप पूछो किसकी, तो मैं बोलूं वो तो मुझे पता नहीं किसकी आ रही है, पर आ रही है। ऐसा नहीं होता। याद उसी की आती है जिसका पहले प्रत्यक्ष किया हो। और गजब की बात है, ये जो 5 नाम गिने हैं, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान आदि, तो इनमें और एक खास बात है। देखो क्या खास बात है। स्मृति कब होगी? जब पहले प्रत्यक्ष हुआ होगा। प्रत्यभिज्ञान कब होगा? जब पहले प्रत्यक्ष हुआ होगा और फिर स्मृति हुई होगी। तभी स्मृति को पूर्व प्रत्यक्ष चाहिए। प्रत्यभिज्ञान को प्रत्यक्ष और स्मृति 2 चीज चाहिए। तर्क को प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान 3 चीज चाहिए। अनुमान को प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क 4 चीज चाहिए। और आगम को प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान 5 चीज चाहिए। ये सब उत्तरोत्तर प्रमाणों को पूर्ववर्ती प्रमाणों की सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, एकदम क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे होती है वो अब अपने को समझ में आता जाएगा। तीसरा सूत्र देखो, संस्कारोद्बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति। स्मृति किसे कहते हैं? कितनी सुंदर परिभाषा है। संस्कार का उद्बुद्ध होना। संस्कार जो हमने पहले जाना देखा था उसका उद्बोध हो जाना। उद्बोध का मतलब है जगना, जग जाना। वो जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, फिर हम ध्यान नहीं रहता, वो देखा हुआ ज्ञान हमारा सो जाता है। वो सोया हुआ ज्ञान फिर से जागृत हो जाए और वो ऐसे करके चीज याद आ जाए, तो उसका नाम स्मृति है। उदाहरण दिया, सदेव दत्तो यथा। चौथा सूत्र देखो, सदेव दत्तो यथा। जैसे कि याद आता है वो देवदत्त है। देखो नाम भी कैसे, पहले यही चलते थे, देवदत्त, यज्ञ दत्त वगैरह, जिन दत्त। वो जैसे वो देवदत्त है, ऐसा देवदत्तो यथा। और 5वां सूत्र देखो, दर्शन स्मरण कारणकम संकलनम ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं? दर्शन। दर्शन माने पूर्व दर्शन, स्मरण वर्तमान स्मरण, ये दोनों जिसमें कारण है। और संकलन माने जोड़ना, एडिशन, इन सबको जोड़ना, इसका नाम प्रत्यभिज्ञान है। और ये प्रत्यभिज्ञान कितने तरह का होता है? तो कहते अनेक तरह का होता है। याद रखना, प्रत्यभिज्ञान के कितने भेद है? अनेक। जैसे जिनमें से कुछ गिना दिए, एकत्व, सादृश्य, विलक्षण, प्रतियोगी, और लास्ट में लिख दिया इत्यादि। इत्यादि, इत्यादि माने और भी ऐसे हो सकते हैं। जैसे हम कभी कभी क्या होता है, हमने कहीं पर किसी आदमी को देखा और अभी फिर उसको देखा तो हमें वो भी याद आ गया, ओ इस आदमी को तो हमने सम्मेद शिखर में देखा था। तो हमने सम्मेद शिखर में देखा था, ये वही आदमी है। ये भी प्रत्यभिज्ञान है, लेकिन कौन सा? एकत्व प्रत्यभिज्ञान। और ये वैसा ही आदमी है जैसा मैंने सम्मेद शिखर में देखा था, ये सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है। ये तो बिल्कुल उससे बिल्कुल उल्टा आदमी है, ये विलक्षण प्रत्यभिज्ञान है। और प्रतियोगी ये उससे थोड़ा वैसा ही है, मगर थोड़ा सा शरीर में थोड़ा सा अधिक मोटा है, ऐसा देखना। इसका नाम है प्रतियोगी। प्रतियोगी को अंग्रेजी में कह सकते कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव। जो उसका कॉम्पिटिटर होता है वो
भी एक प्रत्यभिज्ञान है। ऐसे ये प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप है और चर्चा बाद में करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो, नहीं प्रश्न रह जाते हैं। किसी भाई को साहब, पूछना है? हाँ, जो प्रत्यक्ष में आपने कहा कि इंद्रिया का उसमें कोई रोल नहीं रहता प्रत्यक्ष में, हाँ, आवाज चली गई। तो हमने जो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भेद किए प्रत्यक्ष में, उसमें तो इंद्रियों का निमित्त होगा ही ना। वेरी गुड, अच्छा सवाल है। इसका उत्तर ये है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है, वास्तव में परोक्ष ही है। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र में साफ साफ लिखा था, आद्य परोक्षम। इसको हमने अभी न्याय शास्त्र में लोकों की भाषा में, भाषा हमेशा श्रोता होती है, जनता की होती है, इसलिए फॉर्मेलिटी से, उपचार से प्रत्यक्ष माना है। वेरी गुड। हाँ हाँ, जय जिनेंद्र सर। परंपरा से कहते हैं, उपचार से कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं, ऐसा कुछ भी कहो। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बोलिए। सर आपने इसमें श्रुति ज्ञान नहीं लिया है। हाँ, सर क्या श्रुति किसमें ज्ञान भी श्रुति? सर परोक्ष ज्ञान में श्रुति ज्ञान भी तो आता है ना सर। हाँ, सर इसमें श्रुति ज्ञान की बात नहीं आई सर, परोक्ष ज्ञान में। आ गई ना। आगम क्या है? आगम, जी सर, जी सर। आगम अश्रुत होता है, है वो सर। श्रुत ज्ञान है। जी सर। सर आपने जैसे द्रव्य क्रम को तो कहा, आवरण भाव क्रम को क्या बताया था सर आपने? दोष, दोष थैंक यू ऐसा सर। आया। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू। शास्त्रों में सर्वज्ञ का जब प्रकरण आता है तो ऐसा आता है कि दोष आवरण योर हानि, दोष और आवरण नष्ट करोगे तब सर्वज्ञ बनोगे। सर्वज्ञ बनने के लिए दो चीजों का नाश करना जरूरी है। एक को कहते हैं दोष और एक को कहते हैं आवरण। तो मैंने उसका स्पष्टीकरण किया कि दोष माने भाव कर्म, आवरण माने द्रव्य कर्म। सर आपने ना परमार्थिक को तो रियल बताया था, समव्यवहारिक को क्या बताया था सर आपने? क्या? पारमार्थिक को का रियलिटी, जी सर, जी सर। और सामव्यवहारिक को का फॉर्मेलिटी। फॉर्मल। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। वाह। और किसी को कुछ कहना, पूछना, बोलो भैया। ओम नमः। पंडित जी, हाँ, बोलो। ये प्रश्न बोलो। था कि हाँ, आनंद आ पृथ्वी रहा है, समझ में आ रहा है? आ रहा है। वाह, वेरी गुड, शाबाश। प्रत्यभिज्ञान में दो चीजें कारणभूत होती है, एक तो प्रत्यक्ष और एक स्मृति। तो जो प्रत्यक्ष लेंगे वो हम अभी वाला प्रत्यक्ष लेंगे या जो पहले प्रत्यक्ष हुआ था वो नहीं, लेंगे? अभी वाला प्रत्यक्ष वास्तव में उसको कहते हैं जो अभी वर्तमान में है। जो पूर्व प्रत्यक्ष हो गया वो तो गया, वो स्मृति में आएगा। प्रत्यक्ष का मतलब ही वर्तमान प्रत्यक्ष। और स्मृति में जो इसलिए प्रत्यक्ष कारणभूत है वो पहले वाला प्रत्यक्ष है। वो पहले वाला है। बहुत, इसलिए इन्होंने भ्रम नहीं हो जाए तो प्रत्यभिज्ञान की परिभाषा में प्रत्यक्ष नहीं लिखा बल्कि दर्शन लिखा। दर्शन स्मरण कारणकम। दर्शन माने अभी जो दिख रहा है। और पंडित वेरी जी गुड। को और प्रश्न था कि जैसे हम द्रव्य की परिभाषा में ऐसा लेते हैं कि प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत, तो वेरी गुड। प्रत्यभिज्ञान ऐसा नियम तो नहीं है कि सिर्फ एक ही पदार्थ पे लगे, अलग अलग पे भी लग सकता है कि इसके हाँ, जैसा। तो फिर ऐसा बराबर, द्रव्य की परिभाषा में प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत क्यों लिखा? बहुत बढ़िया। वहां पर पर्यायों को अनेक पदार्थ लेना पड़ेगा। जैसे हमारे पास में अंगूठी थी और उसे तोड़ करके हमने कुंडल बना दिया, तो एक चीज हो गई अंगूठी, एक हो गया कुंडल, और इन दोनों का जो जोड़ हो गया उसका नाम हो गया प्रत्यभिज्ञान। समझ में आया? प्रत्यभिज्ञान अनेक पदार्थों में भी घटेगा, अनेक पर्यायों में भी घटेगा
अनेक गुणों में भी घटेगा। कोई दो चीज कम से कम चाहिए, कम से कम दो चाहिए, 3 4 10 कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ बोलिए, और किसी को कुछ? जय जितेंद्र। हाँ जय जिनेन्द्र। जय, हेलो। ये जो हाँ प्रत्यभिज्ञान है हाँ उसमें जो वैलक्षण्य और प्रातियोगिक है, तो वो हाँ शायद वैलक्षण्य यानी अपोजिट हो गया और ये हाँ कंपैरिजन जैसा हो गया ना। प्रातियोगिक जरा उदाहरण देके जरा समझाएंगे। और हाँ, ऐसे समझो कि जैसे हमने एक भैंस देखी, भैंस समझ गए, बफलो। हमने एक भैंस देखी और हमने पहले एक गाय देखी थी। उस गाय की याद आ गई हमें, तो हमने कहा अरे कहाँ तो वो कितनी एक्टिव, कितनी फुर्तीली, कितनी, वो तो, ये तो भैंस तो बहुत आलसी है, ये बिल्कुल उससे उल्टी है। हमने एक स्टूडेंट हमारे पास पढ़ता था, वो बहुत स्मार्ट था, हम पढ़ाते थे उसके पहले पढ़कर आता था। फिर नेक्स्ट सेशन में एक दूसरा स्टूडेंट आया, वो बहुत ही कमजोर था, पढ़ता ही नहीं था 100 बार, तो हमको उसकी याद आ जाती थी। इस कमजोर स्टूडेंट को देखकर उस होशियार विद्यार्थी की याद आती थी और हम कहते थे कहाँ तो वो और कहाँ ये उससे बिल्कुल उल्टा है। तो ये विलक्षण प्रत्यभिज्ञान। अच्छा, ये विलक्षण हो गया। ये विलक्षण हो गया। विलक्षण का मतलब बिल्कुल उल्टा, एकदम उल्टा हो गया ना। अरे वो तो बिल्कुल अलग चीज। जैसे हमने आपको मिश्री दिखाई, फिर कल आए तो हमने आपको नमक दिखाया, नमक की डली, तो आप कहेंगे कल तो अलग चीज दिखाई थी, आज कल तो विलक्षण चीज थी, आज विलक्षण चीज है। तो इसको विलक्षण प्रत्यभिज्ञान। जब कोई चीज बिल्कुल ही डिफरेंट होती है तो उसे विलक्षण प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। और वो गाय और भैंस का बताइए, वो प्रातियोगिक में आएगा? नहीं, वो भी विलक्षण में आए। अब देखो प्रातियोगिक का उदाहरण बताता हूँ आपको। प्रातियोगिक का उदाहरण ये कि मैं आपके घर आया, तो आपके घर आने के बाद में मैंने किसी दूसरे एक दोस्त के घर गया, तो मैंने कहा दीपाली जी का घर स्टेशन के पास में है, इनका घर तो दूर है। तो मैंने जो दीपाली जी का घर पास में है, इनका दूर है। जैसे आप हमारे पास आओ और मैं आपको हमारे घर के पास में बहुत बढ़िया डियर पार्क है वो दिखाऊं, तो आप कहोगे ये पार्क तो बहुत सुंदर है, वो हमारे पास एक छोटा है वो तो कम सुंदर है, वो कम सुंदर है, वो कम मीठा है, ये ज्यादा मीठा है, ये ज्यादा बुद्धिमान है, ये कम बुद्धिमान है। इसका मतलब प्रातियोगिक। प्रातियोगिक का मतलब है कंपटीशन, उनमें आपस में कंपटीशन। ये ज्यादा, ये वाली चाय ज्यादा मीठी है, उस दिन की कम मीठी थी, इसका नाम है प्रतियोगी। तो अपने स्टूडेंट्स का उदाहरण देके बताया था कि एक हाँ होशियार है एकदम और अभी का इतना नहीं है। हाँ, तो ये हो गया। अब सुनो, ये एक ही स्टूडेंट में दो चीज लग जाएगी। एक तो ऐसा लगेगा कि वो बहुत होशियार था, ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल उल्टा है, तो ये विलक्षण हो गया। और अगर मैं ऐसा बोलूं वो ज्यादा बुद्धिमान था, ये कम बुद्धिमान है, तो ये प्रतियोगी हो जाएगा। समझ में आया? अगर मैंने बोला कि ये कम बुद्धिमान है, वो ज्यादा बुद्धिमान था, तो इसका मतलब है प्रतियोगी। वो ज्यादा, ये कम, कम ज्यादा, कम ज्यादा, जहां कम ज्यादा आएगा वहां तो होगा प्रतियोगी। और वो बुद्धिमान था, ये मूर्ख है, वो बुद्धिमान था, ये बिल्कुल मूर्ख है, तो ये हो गया विलक्षण। विलक्षण में कम ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, विलक्षण में बोलना पड़ेगा ये बिल्कुल मूर्ख है।
जैसे हम लोग प्रतियोगिता लेते हैं वही हिसाब से होता है ना, प्रतियोगी बोलते प्रतियोगिता बोलते हैं तो कम करता है। प्रतियोगिता होती है ना, हाँ। इसमें ये ज्यादा तेज दौड़ता है, ये कम तेज दौड़ता है, तो वहां दौड़ते तो सब है लेकिन कम ज्यादा का फर्क है। सब दौड़ रहे हैं, सबने परीक्षा दी और एक के 100 मार्क्स आए, एक के 99 आए, एक के 98 आए, तो ये कंपटीशन है। जैसे बड़ी लाइन खींची और छोटी लाइन वैसा वो भी आ गुड। हाँ, बड़ी और छोटी में जो है वो कंपटीशन है। धन्यवाद। वेरी गुड, थैंक यू। पंडित जी, हाँ योग्यता प्रतिनियत कारण व्यवस्थापयति वो सूत्र का अपने रियल लाइफ में क्या फायदा है? अरे क्या बताए, रियल लाइफ में आप जैसे मंदिर में भगवान देखते हैं वैसे बन जाएंगे आप। अच्छा। हाँ, उसका रियल लाइफ में क्या उसके लिए फायदा? थोड़ा उसका देखो, ये कह रहा है, उसके लिए थोड़ा विश्लेषण किया तो अच्छा रहेगा। उसका मतलब ये है हाँ, कि उसके ज्ञान लिए का विश्लेषण। हाँ बोलो। हाँ, ज्ञान का कार्य। हाँ, ज्ञान का कारण, कार्य नहीं, ज्ञान का कारण कोई पदार्थ नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई इंद्रियां नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कुछ नहीं है। ज्ञान तो जब जिस आवरण का क्षयोपशम होगा वो ज्ञान स्वयमेव होगा। आपको इसको जो खुलासा करते हैं विद्वान लोग, वो ऐसा करते हैं कि हम पर पदार्थ को करने की तो चिंता करें ही नहीं, हमको जानने की भी चिंता नहीं करनी है। क्या जानना, हमें कुछ करना भी नहीं है और सही पूछो तो हमें कुछ जानना भी नहीं है। कब कौन ज्ञान की पर्याय किस पदार्थ को अपना विषय बनाएगी, ये उसके क्षयोपशम से सब निश्चित है। वो जिसका क्षयोपशम होगा तो वो पुरुषार्थ का क्या है? अब आवाज नहीं आई। उसमें पुरुषार्थ का क्या रोल नहीं रहता है क्या? पुरुषार्थ का रोल नहीं है क्या उसमें? यही पुरुषार्थ है, इसी को पुरुषार्थ कह दो। और क्या है, अपनी अपनी पर्याय का प्रकट होना वही पुरुषार्थ है, अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं है। पर्याय का होना यही पुरुषार्थ है। पर्याय का होना, पर्याय हो रही है ना, ये पुरुषार्थ है। बहुत अच्छा है। पंडित जी, जैसे अरहंत जो केवल ज्ञानी होते हैं उनको तो ज्ञानावरण का क्षय होता है, इस कारण ज्ञान होता है, तो सूत्र में क्षयोपशम वर्ड ही क्यों दिया है? वेरी गुड। क्षयोपशम शब्द में सब लगाना, क्षयोपशम में क्षय गर्भित है। हमको आपको समझाने के लिए क्षयोपशम कहा, पर 6 शब्द उसमें शामिल। क्षयोपशम में 6 शब्द गर्भित है। उसका अर्थ भी वास्तव में ऐसे करना चाहिए, ज्ञानावरण का जब क्षय होगा या क्षयोपशम होगा, ऐसे दोनों उसमें निकालना चाहिए। क्षयोपशम में क्षय गर्भित है, सूत्र है ना, वो सूत्र है। 6 से 6 कट गया और क्षयोपशम बच गया, शब्द बन गया। 6 प्लस क्षयोपशम शब्द बना क्षयोपशम। हाँ, और कुछ ने किसी ने कुछ पूछा था अभी क्या? जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। पंडित जी, जाति स्मरण भी स्मृति में ही आएगा ना? जाति स्मरण स्मृति में आएगा, मति ज्ञान का ही भेद है। मति ज्ञान
हाँ, मति ज्ञान का भेद है, स्मृति में आएगा। क्या पूछ रहे हैं? हाँ, एकत्व और सादृश्य में क्या अंतर है? एकत्व और सादृश्य में ये अंतर है कि ये आदमी वही है जिसे मैंने सम्मेद शिखर में देखा था, ये एकत्व प्रत्यभिज्ञान। ये व्यक्ति वही है जिसे मैंने सम्मेद शिखर में देखा था, ये एकत्व प्रत्यय। ये आदमी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने एक आदमी सम्मेद शिखर में देखा था, ये वो नहीं है। वो ही हो तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान। जैसे मान लो मेरे घर पर मोर आया एक, तो मैंने कहा ये वही मोर है जो कल आया था, तो इसका नाम है एकत्व प्रत्यय। ना, ये मोर वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, तो इसका नाम सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है। एकत्व माने वही, सादृश्य माने वैसा ही, ये फर्क है। हो गया? ठीक है, कल 3:30 बजे मिलेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।